मंत्री हैं, गृह मंत्रालय भी उनके पास है। मेरे साथ मौजूद हैं विजय जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बहुत आभार। नक्सलवाद पे तो बात करेंगे, लेकिन अभी देश में चर्चा एक बड़ी चल रही है, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी और बंगाल में आप वो करा रहे हैं। पता चला है कि बंगाल की गलियों में आपने बहुत खाक छानी है, तो उस खाक में कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। बंगाल तो मनीषियों की भूमि रही है। हाँ, उसका खाक भी अगर छान लिया किसी ने तो जीवन कल्याण होता है। बात तो मैं बंगाल में सब कुछ देखता रहा। जो वैभव बंगाल का था वो कहाँ गया यह भी खोजता रहा। है। जो मैंने ग्रोक से पूछा एक दिन सुबह, जमेनाई से भी पूछा, इनफैक्ट क्लॉड से भी पूछा कि बंगाल कलकत्ता में जिनका जन्म हुआ ऐसे महापुरुषों की सूची और उनका पता मुझे दे, मैं उनके घर जाना चाहता हूँ। इतनी लंबी सूची आई कि मुझे वो प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। मैंने सोचा कि ये चुनाव के बाद किसी दिन समय निकाल कर किया जाएगा, अन्यथा एक हफ्ते से अधिक समय तो उसी में लग जाने वाला है। ऐसी पुण्यभूमि बंगाल की है। अभी परिस्थितियां बहुत विपरीत हो चुकी हैं। परिस्थितियां ऐसे विपरीत हो चुकी हैं कि पर्पसली डेमोग्राफी चेंज किया गया है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है बंगाल के भविष्य की दृष्टि से। अनेक लोगों ने मुझसे मिलकर ये कहा कि हम अभी जा रहे हैं वोट डालने बंगाल में, अपने कुछ लोगों को कहने कि भाई भाजपा की सरकार अभी आ जाए, अन्यथा जाने अगले 5 साल के बाद हम वहां जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ऐसा भाव लोगों के मन में था। हाँ, इस बार ऐसी जानकारी मिली है कि देश भर के लोग बल्क में वोट डालने पहुंचे हैं। बल्क में छत्तीसगढ़ से कितने लोग पहुंचे होंगे? बहुत बड़ी टीम गई है छत्तीसगढ़ में। तो हम लोगों ने एक इवेंट भी शुरू किया था, सेव इंडिया सेव बंगाल। अच्छा। ये सेव बंगाल सेव इंडिया ये इवेंट भी शुरू किया था और उसमें लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। बल्क में रजिस्ट्रेशन हुआ। लोगों को सूचना मिलने पर ही लोग बड़ी संख्या में वहां पर आए। भारत सेवाश्रम से लोग यहाँ बंगाल से प्रवास करने आए और वो सारे लोगों को हमने अरेंज किया और फिर ये चीज देश के अनेक स्थानों तक रही। ये जी जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें मुझे लगता है 7 या 8 एग्जिट पोल में 5 बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, बहुमत के साथ बनाते दिख रहे हैं। अब जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, कोई उंगली चबा रहा है, कोई सर खुजा रहा है कि क्या वाकई ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जहां जहां अमित शाह जी घूम रहे थे, गृह मंत्री घूम रहे थे, आप भी उनके साथ लगे हुए थे। तो एक तो कार्यकर्ताओं को हिम्मत दिखाने का काम किया कि 15 दिन में यहीं रहूंगा। तो उसका असर आपको लग रहा है? ये जो एग्जिट पोल की जो तस्वीर दिख रही है, क्या वाकई साक्षी बनेगी? हाँ निसंदेह, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कलकत्ता से लेकर कूच बिहार तक लगातार पूरे रास्ते गया हूँ, हर जगह रात रुका हूँ। मैंने लोगों के अंदर परिवर्तन देखा है, उनके हृदय में परिवर्तन देखा। वो चाहते हैं कि अब ये चीज़ बदल जानी चाहिए, सूरत बदल जानी चाहिए। वहां बड़ी बीमारी क्या है, परेशानी क्या है, तकलीफ क्या है कि आपको लगा कि लोग बदलाव चाहते हैं? वहाँ कटबनी है, वहाँ पर सिंडिकेट राज है, वहाँ पर सरकारी कार्यालय और टीएमसी के कार्यालय के बीच की रेखा समाप्त हो गई है। वहां पर टीएमसी निर्णय करता है कि एफआईआर होना है कि नहीं होना है। वहां पर किसी अन्य पार्टी का व्यक्ति अगर है तो उससे के साथ प्रशासन का व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। तो प्रशासन ऐसा नहीं हो सकता, लोकतंत्र है भाई। और घुसपैठ को इन्होंने हथियार बना लिया है, उसके आधार पर वोट बैंक बनाते हैं। ये सारी लोगों की बात में समझ में है, लोगों के मन में। और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास इस बात का है कि पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शायद इसलिए अमित शाह जी ने कहा था कि भाई लॉ एंड जो कानून व्यवस्था हाथ में लेने वाले लोगों को उल्टा टांग दिया जाएगा। हाँ, और अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि हिम्मत है तो 4 तारीख को अमित शाह बंगाल आ जाए। आप भी जाएंगे 4 को? अब ये जनता जनार्दन का निर्णय है। हाँ। निर्णय हो जाने दीजिए। आपको एक आंकड़ा कहता हूं कि पिछले चुनाव में 2021 में जब चुनाव हुआ था लोक विधानसभा का, वहां पर तो 60 हत्याएं हुई थी। अभी अभी नहीं हुई है हत्याएं। लेकिन आप चुनाव जब हो जाता है, टीएमसी सत्ता में आ जाती है, फिर चिन्हित भी किया मैं जाता चुनाव है। के पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो मैं चुनाव के पहले की बात पहले कर की रहा बात कर रहे हैं। इस हूँ। बार आप के देखिए, चुनाव में हत्या नहीं हुई इतने कोई, बड़े पत्रकार लेकिन हैं। चुनाव के बाद जो आप है। इतने बड़े पत्रकार हैं और ये भय आपके मन में है। हाँ। आपके साथ नहीं, नहीं मेरे होने मन में वाला। क्या होगा? आपके साथ नहीं मैं होने तो वाला आपके है। कार्यकर्ताओं की चिंता कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, ये जी। भय आपके मन में है कि ऐसी स्थितियां वहां हैं। निसंदेह बंगाल में बदला लिया जाता है। राजनीतिक माने विचारों में अगर भिन्नता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में विचारों की भिन्नता को स्वीकार ना किया जाए और हिंसा किया जाए, ये कैसे किया जा सकता है? इस बात की अनुमति कैसे हो सकती है?
आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं आपके मन में, आपके हृदय में ये बात है ना कि वहां क्या होगा चुनाव के बाद, अगर सरकार नहीं बनती है तो भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या होगा, ये आपके मन में। तो भाजपा के नेताओं के मन में तो होगा ही होगा। पराक्रमी, बड़े ही उद्यमी, बड़े ही यशस्वी कार्यकर्ता है बंगाल के भाजपा के, उनका सामर्थ्य बहुत है। उनकी भी आंखें लाल हैं, उनका भी खून खोल रहा है, और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि एक बार बीजेपी की सरकार आ जाए तो बदला लिया ना जाए। तो बंगाल ना बदलापुर तो नहीं बनेगा। ना ना बिल्कुल, भाजपा की दृष्टि में बदला राजनीतिक रूप से कभी नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है, ना कभी किया जाएगा। भाई देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे उनके साथ तो जो होना है वो नहीं कानून नहीं, करता है। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि साहब अभी चुनाव हुआ नहीं है, एनआईए भी सड़कों पर, ईडी भी सड़कों पर, सीबीआई भी सड़कों पर, अभी ईडी तमाम अगर एजेंसी भी सड़कों पर, तो सरकार बनने के बाद पता नहीं क्या होगा। मुझे बताया आप, ईडी क्या सिर्फ बंगाल में है? क्या उसने सिर्फ एक पक्षी कोई कार्यवाही की है? एनआईए पूरे देश की संस्था है, भाई बंगाल में क्यों ना जाए? हमारे छत्तीसगढ़ में जितने एनआईए के प्रकरण होंगे मैं सोचता हूं और नहीं होंगे कहीं, तो क्यों ना जाए भाई? ये इशू बनाने वाली बात है। कितनी सीटें आ रही हैं? 150 से ऊपर। 150 से ऊपर। आप थोड़ा खांस रहे थे नंबर बताने के पहले। मैं 170 मन में आ रहा था, थोड़ा कम किया, थोड़ा कम किया इसलिए। थोड़ा कम कर लिया, कहीं अतिशयोक्ति ना हो जाए। कंजर्वेटिव आ जाए 170 तो आ जा। आ ही सकता है, मैं बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले समय में विज्ञान इस बात का अन्वेषण करेगा और विज्ञान इस बात को स्थापित करेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी हैं वही हम देखते हैं, इसके सिवा कोई और वेव है जो हृदय से हृदय तक चलता है। जब लहर चलती है चुनाव की तो ये देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोगों के मन का भाव बिना मिले, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ टीवी देखे, बिना कुछ भाव किए, लोगों के मन का भाव एक जैसा होने लगता है। ये एक तरह का वेव होगा जो निकलता होगा, जो लोगों के हृदय को सेट करता जाता है आगे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टीवी पर सेट होकर के आपको तस्वीर दिखा देता है, वैसे ही आपके हृदय को सेट करने वाला कोई वेव होगा डेफिनेटली। और ये वेव चला है पश्चिम बंगाल में, कूच बिहार से कलकत्ता तक। चूंकि आप फिजिक्स के प्रोफेसर भी रहे, तो फिजिक्स के अनुसार भी आपने समझा दिया कि ये जो वेव है ये कैसे असर कर रहा है। डेफिनेटली, लेकिन मैं मतलब मुझे बिल्कुल एहसास होता है इस बात का। चुनाव के लोगों को, जो चुनाव में रहते हैं उनको ध्यान रहता है कि ये जो एक लहर चलती है कहते हैं ना, वो सम सॉर्ट ऑफ वेव इज देयर, वो सेट करता है चीजों को आपके हृदय में। जी, बिना देखे, बिना समझे, बिना पूछे, बिना बताए किसी के लग जाता है लोगों के ऐसा करना है। ऐसा इस बार दिखा है वहां। ऐसा इस बार दिखा है। एक तो डबल इंजन की सरकार बधाई की पात्र है, आप भी बधाई के पात्र हैं, छत्तीसगढ़ का नेतृत्व भी बधाई के पात्र है कि दशकों से जो परेशानी चल रही थी, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही थी, देश के सामाजिक समीकरण को प्रभावित कर रही थी, और जो नेपाल से लेकर और छत्तीसगढ़ तक, उड़ीसा तक, झारखंड होते हुए और आंध्र प्रदेश तक का जो लाल पट्टी है, लाल बॉर्डर कहा जाता था, वामपंथी का लाल सलाम जहाँ पे होता था, उससे एक दशकों बाद कम से कम एक निजात मिली है। ये संभव कैसे हुआ और परिणाम क्या होंगे इसके? कोई परेशानी इस बीच आई आपके? संभव कैसे हुआ, ये थोड़ा लंबा उत्तर है जी, क्योंकि एक बिंदु नहीं है। सबसे पहला संकल्प किसी ने लिया तो बस्तर की जनता ने लिया। बस्तर में स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ, आपने झारखंड से लेकर तेलंगाना तक की बात नेपाल की, बॉर्डर से। नेपाल बॉर्डर से, लेकिन मैं अभी बस्तर को इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे देश का 90% आर्म्ड फोर्स बस्तर से गया हुआ था। हमारे छत्तीसगढ़ में अकेले पूरे देश का 80% नक्सलवाद यही था, और हमारे प्रदेश का 90% नक्सलवाद सिर्फ बस्तर में था। इसलिए बस्तर कोर हो जाता है। इसलिए मैं बस्तर से शुरू करता हूँ। और बस्तर की जनता ने मन बना लिया कि शिक्षा दूतों की हत्या करने वाले, स्कूलों को बम से उड़ाने वाले, आईडी को सड़क के किनारे, तालाब और नदी के किनारे लगाने वाले, हमारे लोग बच्चों को जबरदस्ती ले जाकर संगठन में, नक्सल संगठन में जोड़ने वालों को अब नहीं सहेंगे। ये बस्तर की जनता ने मन बनाया, और इसको सबसे पहले आकलन मुझे लगता है किसी ने किया तो देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने किया। 24 अगस्त 2024 का वो दिन मुझे याद है जब ये कहा गया कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समूचे देश से समाप्त हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ में कहा गया। तो सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होने वाली जो बात थी वो उस कैडर को समाप्त करने का विषय था, जो उस फॉर्मेट में होकर के अपराध करता है, वो वर्दी पहनता है, हथियार रखता है और समूह में रहकर हत्याएं करता है, नृशंस हत्याएं, आदिवासियों की,
बस्तर के आदिवासियों की गंभीर हत्याएं करता है। तो इन सारे ही विषयों को समाप्त करने का विषय सामने आया था, और उसके बाद चूंकि ये डेट आया इसलिए सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया इसी की तरह से। अन्यथा लोगों के मन में यह था कि पुलिस और नक्सलियों के बीच तो चलता रहेगा, ये बात मन में नहीं थी। फिर जब ये विषय आया तो बस्तर की जनता तैयार थी, सरकार का संकल्प बड़ा होता है, सरकार तैयार। और चूंकि केंद्र और राज्य में दोनों की सरकार का एक संकल्प था कि इसको समाप्त हो जाना चाहिए, तो बस्तर में कोई अधिकारी कर्मचारी बदले नहीं, सिर्फ सरकार बदल गई और सरकार का संकल्प बदल गया। बस्तर में समाज के प्रमुखों ने भी, हल्बा समाज, गोंड समाज, बत्रा समाज, मुरिया समाज, माड़िया समाज, इन समाज के प्रमुखों ने भी निश्चय किया कि इसको समाप्त होना चाहिए। उन लोगों ने भी इसमें बहुत भूमिका निभाई। बस्तर में पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों ने, मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो नारायणपुर, कांकेर और बीजापुर में अनेक बैठकें हुई, और उन बैठकों में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर काम किया। बीजापुर की जिला पंचायत की अध्यक्षा हैं बहन जी, उन्होंने तो नक्सलियों को ला करके सरेंडर कराया, पुनर्वास कराया थाने में। और ऐसे ही समाज के प्रमुखों ने भी कराया, उन्होंने नीचे गांव में माहौल भी बनाया। तो इसमें समाज के प्रमुख भी लगे, इसमें सरकारें भी लगी, इसमें देश की अनेक एजेंसियों ने काम किया। एनटीआरओ ने, डीआरडीओ ने, एनएसजी का बम डिस्पोजल स्क्वाड स्पेशली, आईटीबीपी, सीआरपीएफ वगैरह तो पहले से लगे हैं। आईटीबीपी का टेक्निकल सेक्शन एक है, उसका काम बहुत हुआ, इसरो ने काम किया, सारे लोगों ने, देश की एजेंसियों ने काम किया। इसके साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि एक रेगुलर मॉनिटरिंग इस विषय पर हुई। अमित शाह जी लगातार आते रहे। प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले इस बात को कहा था कि सरकार बनेगी तो नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। ये लगातार चलता रहा, उसमें समाज ने काम किया, उसमें पत्रकारों ने बड़ा रोल अदा किया। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने पुनर्वास कराने के लिए जो टीम तैयार थी उनको रास्ता दिखाया, उनको सुरक्षित लेकर आए। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अनेक तबकों ने काम किया, सरकार के प्रशासनिक अमले ने भी विकासात्मक काम किए, सृजनात्मक काम किए, बस्तर पंडुम है, बस्तर ओलंपिक है, ऐसी चीज़ों को काम किया। और ये सब कुछ करने के बाद, इंटीग्रेटेड अप्रोच के बाद, बस्तर से बिल्कुल निर्धारित समय तक वो पूरा कैडर समाप्त हुआ। 3000 से अधिक लोग पुनर्वास किए, 2000 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए, और अभी 536 न्यूट्रलाइज हुए इस नई सरकार में। पूरा कैडर समाप्त हुआ, वो फॉर्मेट अब नहीं रह गया। अब ये 2500 के आसपास जो एक संख्या है जो पुनर्वास में नक्सली हैं, इनका क्या होगा? क्या ये राजनीति में जाएंगे? क्या ये समाज के विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर काम करेंगे? क्योंकि उनका रहना भी तो एक कोई रोड मैप होगा आपका, चुनाव लड़ सकते हैं। 3000 से अधिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देश के संविधान ने उनको स्वतंत्रता दी है, और सरकार का भी इनसे कहना यही था, आप हथियार छोड़ दें। पहली बात ये थी, आप हथियार छोड़ें, क्योंकि संविधान के अनुरूप करना है तो संविधान के दायरे में रहकर आप कुछ भी करें। हथियार छोड़ दें। हथियार छोड़ने के बाद अब वो जनता के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, और जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो उसको हम और आप क्या करेंगे? जनता जानेगी, जनता जनार्दन है, जनता का निर्णय उचित निर्णय होता है। तो ये जितने भी लोग हैं, इनके लिए बड़ी स्पष्टता है कि ये अपने आगे का जीवन, सरकार इनके आर्थिक पुनर्वास के लिए, मानसिक पुनर्वास के लिए, स्वास्थ्य संबंधी पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है, और वो हम कर रहे हैं। सलवा में बहुत सारे कैंपों में लोग हैं, उनके बारे में सरकार क्या प्लान कर रही है? अब हमारे पुनर्वास कैंपों में हैं ये जो लोग हैं। बाकी जो सलवा जुड़ुम के समय गांव छोड़कर वापस आए थे, गांव के स्थितियों के साथ देखिए, ये अविश्वसनीय जैसा विषय हुआ है। 31 मार्च 2026 कह करके और कैडर समाप्त कर दिया। अभी भी लोगों को विश्वास करने में थोड़ा समय लग रहा है। कुछ घटना बड़ी घट जाती है तो थोड़ा समय लगता है विश्वास करने में, लेकिन उचित समय में सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि लोग अपने अपने स्थान पर जाकर के और सुख से जीवन जिए। मुझे लगता है कि इस दौरान बहुत सारे भावुक पल भी आपने देखे होंगे, जब उन सुदूर घने जंगलों में गए होंगे और वो नक्सली तमाम आए होंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाओं ने, लोगों ने अपनी व्यथा आपके सामने रखी होगी, जब मुझे लगता है वो अभी तक तो समाज में या मीडिया में वो सारी स्टोरी नहीं आई है कि वहाँ क्या क्या होता था। लेकिन यहाँ से लेकर और संसद तक बहुत सारी कहानियां हैं। उसमें एक कहानियां मेहंदी, नाबालिग बच्ची जो जो नक्सलियों के पास चली गई थी, नक्सली उन्हें ले गए थे मेहंदी लगाने की, और जब उसका जिक्र हुआ, वो भावुक पल क्या था, मैं जानना चाहता और भी हूँ। जी मैं और भी एक और जी आपको बताता हूँ। जी मैं एक लड़के से मिला, तो
पुनर्वास से पहले, पुनर्वास के बाद टेकलगुड़े में एक हमारा पॉइंट है जहाँ पर हमारी एक कैंप बना हुआ है। वो बड़ा स्ट्रेटजिक पॉइंट था। टेकलगुड़े में 2 बार कोशिश हुई। 2021 में कोशिश हुई जब हमारे 22 जवान वहाँ शहीद हुए, और फिर 2024 में नई सरकार आने के बाद कोशिश हुई। वो एक लड़का मुझे ऐसे मिला जो 2021 में टेकलगुड़ेम के उस विषय पर नक्सलियों की तरफ से लड़ा था, और 2024 में वो हमारी तरफ से लड़ा था। अच्छा। हाँ, एक ऐसे लड़के से मुलाकात हुई। भाव उसका बिल्कुल स्पष्ट था। उसने बताया कि कैसे मुझे ले जाया गया और आज मैं स्वतंत्रता महसूस कर रहा हूँ। एक और मसला बताता हूँ। एक हमारे ये है, कार्यकर्ता है, वो है हमारे आर्म फोर्स में, उसकी सगी बहन है नक्सलियों के बीच में। तो उसने मुझे एक दिन बताया कि सर मैं वहाँ गई थी एक सर्च ऑपरेशन में, तो मैंने मेरी बहन को देखा और मेरी बहन ने मुझे भी देखा। अच्छा, हाँ, और फिर मैंने उसको मतलब छोड़कर दोनों दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए। दोनों आमने-सामने। हाँ। फिर उसकी बहन ने भी उसकी तरफ फायर नहीं किया और मैंने भी उसकी तरफ फायर नहीं किया। सर मैं स्पष्ट बताती हूँ, और फिर दोनों अलग-अलग हो गए। क्या बात है। ये मसला क्या है? फिर अब तक मैं पूछता हूँ कि उसको क्या हुआ, बहन का कहाँ गई? तीसरा एक विषय आया जो आपसे मेरी बात हुई, बीजापुर हमारे पुनर्वास केंद्र का मसला है। मैं गया था पुनर्वास केंद्र में, तो बच्चियाँ हैं, 25 साल है, 30 साल है, 20 साल की बच्चियाँ हैं। तो उन लोगों को देखकर मिलने पर बड़ी झिझक है। 15 साल, 20 साल लगातार जंगलों में रहे। मतलब जब वो नाबालिग थे, जब तभी सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, तभी वो तभी नक्सलियों के साथ उनको ले जाए। तभी कांकेर सॉरी बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर का जो एरिया है, उस एरिया में तो कानून था नक्सलियों का कि एक घर से एक चाहिए ही चाहिए। वो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं था। वो किसी वाद से प्रभावित होकर आप उनके साथ जाएंगे ऐसा नहीं था। आपको जाना ही, और घर से नहीं जाएंगे तो फिर घर छोड़ना पड़ेगा, विपत्तियां होंगी घर पर। तो लोग ऐसे स्टोरीज हैं आप देख सकते हैं, जिसमें फिर उनको ये लगता है कि भाई चलो एक जन कोई तो चला जाए, तो कोई एक चला जाता है उनके साथ, तो वो उनका ग्रुप ग्रुप बनता है। ऐसे लोग गए। तो उस पूरे ही एरिया में मैंने बीजापुर और सुकमा का जो बॉर्डर एरिया है उसमें लगभग ऐसा देखने को आपको मिलता है। ऐसी टीमें उनकी बनी थी। अब वो वापस आए हैं, 15 साल 10 साल जंगलों में रहे हैं लगातार। मैं एक नक्सली लीडर से मिला जिसने बताया मुझे कि 2008 के बाद अभी मैं 2025 में ऐसे कमरे में ऐसे लाइट के नीचे बैठ रहा हूँ। ओहो। हाँ, ऐसे मैंने अनेक लोगों से मुलाकात की जो 25-30 की उम्र थी उनकी, और उन्होंने टीवी नहीं देखा था। जो नक्सली पुनर्वास किए हैं उसमें 50% से ज्यादा निरक्षर है। अभी वो लेनिनवाद और मार्क्सवाद कैसे क्या होगा अब आप समझ सकते हैं उससे। तो वो निरक्षर है। तो ऐसे जितने लोग वापस आए थे उनका भाव बहुत स्पष्ट था। किसी कारणों से, किन्हीं कारणों से वो उनके साथ थे, अब अलग हो गए। तो उनके मन में कोई समाज के प्रति द्वेष भाव नहीं है। और छत्तीसगढ़ में पुनर्वास को हम लोगों ने एक अलग ही फॉर्मेट पर रखा। आप एक बार भी नहीं देखेंगे कि किसी नेता ने किसी से हाथ में हथियार लिया। ये समाज के दोषी हैं, और समाज अगर चाहे तो उनको स्वीकार करे। तो हमारे बस्तर के समाज के प्रमुख जो है मांझी, चालकी, गायता, पेरमा, पुजारी आदि, ये लोग उस पुनर्वास के प्रमुख रहे। जब 210 जो आज तक के नक्सल इतिहास का संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा पुनर्वास है, सरेंडर है, वो 210 लोगों का है जो बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में अक्टूबर 2025 में हुआ। वो जब वापस आए तो समाज के प्रमुखों ने उनको पुष्प देकर स्वीकार किया। ये फॉर्मेट उनका रहा है, जो समाज ने भी स्वीकार दिया। जब ये सारे लोग आए हैं, अब इनकी चिंता ऐसी है, जो आपके मन की चिंता है कि आगे क्या होगा। जो राजनीतिक सोच के लोग हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हैं, हमको आपत्ति नहीं है। कोई रोक नहीं है। संविधान के दायरे में होकर जाना चाहिए, संविधान के नहीं दायरे में तो रहना। क्या उसमें बीजेपी भी मौका देगी, उनमें से चिन्हित करके लोगों को ला ये सकती है आगे? कालांतर, ये समय का बात है, इसको कुछ कहना ये है। मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी। तो सारे नक्सली खत्म हो गए, अब कुछ नहीं है, क्लियर, ऑल क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल ऑल क्लियर है। कोई उस फॉर्मेट पर कोई नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी संख्या है, वो भी 20-25 में, जिसको हम ये कहते हैं कि हमारे पुनर्वास की सूची पर भी नहीं है, हमारे अरेस्ट की सूची पर भी नहीं है, और जो न्यूट्रलाइज हुए उनकी सूची पर भी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मेट अब जंगल में घूमता नहीं है। वो उन्होंने हथियार छोड़ दिया, यूनिफॉर्म छोड़ दिया, और अपने समाज के साथ मिल गए हैं। अब ऐसा है, उनकी भी संख्या है, उनका भी चिन्हांकन है, उनकी भी खोज हो रही है, उनको भी क्लियर करेंगे। लेकिन 99% वो मसला
उस फॉर्मेट पे रहने वाला मसला समाप्त हो तो चुका देश का एक बड़ा जो जंगल है, क्या वो बचा रहेगा या कटेगा? क्योंकि ये एक बड़ा आरोप लगा रही है। है कांग्रेस। उत्तराखंड कांग्रेस का ये जंग आरोप लगा रही है कि साहब अब तो जंगल कटेगा और बड़े बड़े व्यवसायियों को दिया जाएगा। उत्तराखंड का जंगल बचा है, नक्सलियों के कारण बचा है। मैं पूछता हूँ आपसे, दक्षिण भारत के जंगल बचे हैं, नक्सलियों के कारण बचे। देश का कहीं और जंगल बचा है, नक्सलियों के कारण बचा है। नक्सलियों ने पेड़ नहीं कटवाए। कांग्रेस क्या कहकर बहाना बनाना चाहती है, मसला ये है। बहाना क्यों बनाना चाहती? कांग्रेस तो वो है जिसने झीरम का दंश झेला है, हमने भी झेला है। झीरम को हम कांग्रेस का घाटा नहीं कहते हैं, छत्तीसगढ़ का घाटा है। छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त हुआ है, लेकिन अब भी ऐसी बात करेंगे, नक्सलवाद के समापन पर ऐसी बात करेंगे कि हम नक्सलवाद समाप्त हो गया तो अब ये, मतलब आप क्या ले जाना, राजनीति को कहां ले जाएंगे भाई? कम से कम इस विषय पर तो कहें कि ये ठीक हुआ है, फिर कहें कि हमको और जंगल की सुरक्षा के लिए ये करना, वो अलग मामला है। नक्सली समाप्त हो गए तो अब जंगल खत्म हो जाएगा, यानी नहीं होना था समाप्त उनको, ये कहना है कांग्रेस का। अगर बने यही रहेंगे। कहना है कांग्रेस का, तो ये कृपया ये प्रश्न मत पूछिए, आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी खराब। एक सवाल और है, भूपेश बघेल ये आरोप लगा रहे थे कि जब भी मुख्यमंत्री था तो महादेव सट्टा ऐप में या जितने भी सट्टा ऐप चल रहे थे वो पैसा मैं लेता था, मेरे पास वो पैसा आता था। ये आरोप बीजेपी लगाती थी और कई महीनों तक लगाया। सट्टा तो अभी भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, तो अब कौन पैसे ले रहा है ये बता दीजिए। नहीं, महादेव सट्टा ऐप से संबंधित लगभग 35 से ऊपर साइट्स बंद कराए गए महादेव सट्टा ऐप से ऊपर। अभी कौन सा सट्टा चल रहा है बताएं? ऐसे आरोप लगाना कुछ भी कह सकता है कोई, भूपेश बघेल कुछ भी कह सकते हैं। भाई मेरे, शराब का घोटाला इन्होंने किया कि नहीं किया, कोई बताए मुझे? क्या कोई मना कर सकता है? भूपेश बघेल मना कर सकते हैं इस विषय को लेकर के? किस तरह से घोटाला, एफएल ने क्या होता था भाई, उसको मना कर सकते हैं? कोयले का घोटाला क्या होता था, ऑनलाइन प्रोसेस को हटा करके ऑफलाइन कर दिया और फिर लगातार पैसे वसूलते रहे, टनों के पीछे पैसे वसूल। नहीं, क्या किया इन्होंने? ऐसे ही इसमें भी किया। अभी कौन सा चल रहा है कोई बताए? अरे भाई 35 हमने बंद कर दिए, नए फिर खुलते हैं, फिर बंद किया जाता है उसको। ये सौरभ चंद्राकर कब आएगा वापस? उस पर भी कार्यवाही चल रही है। अब इस इंटरनेशनल मसला है, उसको मैं और आप फैसला कर ले, ऐसा तो संभव नहीं। ऐसा क्या? अच्छा एक बात बताइए, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि तमाम सारी बातों के बीच जो, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री आवास की रही है और विपक्ष में एक बड़ा मुद्दा रहा जिसको आपने उठाया, बम बम भी चले, बम भी फूटे, हमला भी हुआ, सर भी फूटे, बहुत सारा हुआ। छत्तीसगढ़ में कमोवेश ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर एक अच्छी उपलब्धि है। तो ऐसा इलाका जिसमें नक्सलवाद भी शामिल है, क्या वहाँ के लोगों को भी घर मिल पाएगा? सर्वे ही नहीं हो पाया था अब तक। प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में ना, जब भाजपा विपक्ष में थी और भूपेश बघेल की सरकार ने जानबूझकर प्रधानमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, वो लोगों को आवास नहीं दिया। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये बात तो उस समय जब टीएस सिंहदेव विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने पत्र लिखा भूपेश बघेल को कि मैंने बार बार आपसे कहा गरीबों के आवास के लिए जो राज्यांश है वो दिया जाए, आप नहीं दे रहे हैं और इसलिए मैं इस पद को छोड़ता हूँ। ये कह करके उन्होंने स्वयं छोड़ा, उनकी सरकार का प्रमाण है। बाद में इस विषय को सरकार भाजपा ने जनता की तरफ से उठाया था और मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार, ऐसा हम लोगों ने आंदोलन, मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन था, इस नारे के साथ शुरू किया। तो इस पर इतना बड़ा घेराव विधानसभा का हुआ था जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में मैं सोचता हूं कि आज तक का सबसे बड़ा नहीं हुआ, मैं राजनीतिक गवाह हूँ। आंदोलन था वो। और उससे बड़ा परिवर्तन भी आया। परिवर्तन उसी आंदोलन में हितग्राहियों के, जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में थे, उनको मंच पर बिठाकर चरण धोकर ये संकल्प भाजपा ने लिया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो बनने वाली सरकार के पहले कैबिनेट का पहला बैठक जब होगा उसमें ही ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा कि 18 लाख जो आवास, इनको आगे नए आवास पुराने आवास मिलाकर स्वीकृत करने हैं, उसकी अनुशंसा की जाएगी। पहला कैबिनेट हुआ, ये 14 दिसंबर की बात है, 23 की बात है, और उस दिन ये प्रस्ताव भी किया गया। तीन ही लोग थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे और मैं और अरुण साहु जी थे। ये प्रस्ताव भी किया गया 18 लाख लोगों को देने का, और उनको दिया भी गया। इसमें बड़ी संख्या, लगभग 47,000 आवास की वो थी जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से यहाँ पर स्थानीय सरकार ने प्रारंभ कर दिया था, 21 देने के बाद भूल गई थी। इसमें 2011 की सर्वे सूची के पूरे नंबर थे और आवास प्लस के भी पूरी सूची ही बची थी, क्योंकि 2011 जब समाप्त हो जाता तब आवास प्लस की सूची, वो पूरी सूची बची। ये पूरी सूची को मिलाकर के सब स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त हमको 34,000 आवास
पीएम जनमन के मिले। पीएम जनमन तो वो विषय है, आपको बताऊं मैं, जिस पर पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने काम किया। पूरे देश में आप निकाल कर डाटा देख लें, ये सारा डाटा जो मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें कुछ है और दूसरा नहीं है, ये सरकार की वेबसाइट पर है। हमारे यहाँ प्रिमिटिव ट्राइब्स 2.25 लाख है और 2.25 लाख प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए, बसाहटों के लिए हमने 800 सड़कें बनवाई अभी पीएम जनमन। अच्छा। हाँ, 800 सड़कें 2.25 लाख प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए। ये देश में अनूठा है, मतलब हमारी तैयारी थी, हमने तैयार कर लिया था और उसकी स्वीकृति भी हमको मिली और उसको बनाया भी। अनूठा तो प्रस्ताव आप यूसीसी का भी लेकर आ गए हैं, क्या होने जा रहा है? धन स्वातंत्र अधिनियम पारित हुआ है, यूसीसी भी जल्दी आ जाएगा। जल्दी आ जाएगा। चुनाव में आरोप लगाए जा रहे थे, एक अल्पसंख्यक मंत्री थे मोहम्मद अकबर, उस समय ये आरोप लगाया गया था कि भाई पहाड़ी पर आकर 2000, 2500, 3000 रोहिंग्या बसा दिए गए। चिन्हित कर पाए? मुझे लगता है 2.5-3 साल का समय तो हो गया। मुझे बताएं आप कि हम लोगों ने पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ है कि बांग्लादेशियों को पकड़कर डिपोर्ट किया है। कितने लोग? 47 अब तक हो चुके। बस? अरे भाई, बाकी हैं प्रोसेस पर, कितने हैं? संख्या रहने दीजिए, फिर भी मैं बता दूंगा आपको। डिपोर्ट होने दीजिए, फिर संख्या बता देंगे। लेकिन नहीं, 2,500-3,000 कहा जा रहा था कि भाई रोहिंग्या आकर बांग्लादेश से भाग गए। अच्छा, भाग छत्तीसगढ़ गए। में भाजपा की सरकार बनने के बाद बहुत भागे। सिंगल क्योंकि कमरों को 2016 किराए में पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि 60,000 ऐसी कुछ आंकड़ा बताया था इसी के आसपास के बांग्लादेशी हैं, तो अब तक तो निकल नहीं मुझे पाए। लगता है कि ज्यादा होंगे। नहीं, अब और ज्यादा उन्होंने गृह मंत्रालय का आंकड़ा दिया हाँ, था हाँ, अब 2016 का। अब और ज्यादा होंगे। नहीं है तो मतलब मुझे लगता है करोड़ों में संख्या होगी इनकी, लेकिन जो चिन्हित है लेकिन जा नहीं पाए अभी तक। नहीं, जा रहे हैं, देश से जा रहे हैं। जिस गाड़ी में हमने, जिस एरोप्लेन में हमने भेजा, उसमें दूसरे प्रदेशों के भी थे, रोज जा रहे हैं। जाना ही चाहिए, मेरी बात समझे। इसमें मानवता का दृष्टिकोण बाद में रखना होगा, इसमें पहले देश का दृष्टिकोण रखना होगा, डेमोग्राफी चेंज ना हो इसका दृष्टिकोण रखना होगा। इसमें अंतिम सनातनी परंपरा के मानने वाले लोगों का अंतिम आश्रय स्थल बच जाए, इसकी चिंता जरूर इसकी चिंता करनी ही होगी। और नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा, मुझे कोई ये बता दे। और क्यों ना किया जाए, हम क्यों ना करें इस बात की चिंता। एक अंतिम सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। ये क्या कहती है और कैसे अपराध पर लगाम लगेगा? क्योंकि हाल की आपराधिक घटना है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली के पहले भी उतनी हो रही थी और अभी भी उतनी हो रही है, उसमें क्या इनोवेशन आप कर रहे हैं? पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर मुख्यालय में, प्रदेश के राजधानी में लागू हुआ है, इसमें यह है कि इससे पहले रायपुर मुख्यालय शहर और पूरा जिला मिलाकर एक एसपी हुआ करते थे। अब सिर्फ रायपुर मुख्यालय शहर को मिलाकर के आसपास के 2 कमिश्नर, इसमें नगर निगमों को मिलाकर के जो पुलिस कमिश्नर हमने बनाया है, उसमें एक पुलिस कमिश्नर है और 3 आईपीएस अधिकारी और हैं उसमें। मॉनिटरिंग बड़ी क्लोज हो जाती है, पहला। दूसरा यह है कि पुलिस का एक्शन यहाँ तेज हुआ है। देखिए, अपराध की बात आप कहेंगे ना, तो अभी बहुत सारे अपराध जो छत्तीसगढ़ में हमको दिखे हैं, वो ऐसे हैं कि 2 साथ में रोज घूमते हैं, किसी विषय पर उसने उसकी हत्या कर दी। इस तरह की चीजों पर कुछ और नहीं किया जा सकता। समाज में जागरण के काम भी करने पड़ेंगे और इसको सबको करने पड़ेंगे। कुछ लोगों के, विपक्ष के नेताओं के फोन भी मेरे पास आए, तो मैंने कहा कि इस पर सबका साथ चाहिए ही होगा, ये समाज का विषय है। दूसरा, जो अपराध पर नियंत्रण का मसला है, उस पर कमिश्नर प्रणाली बहुत प्रभावकारी हुई है, बहुत अच्छे ढंग से उस पर काम हुआ है। नई तकनीकों का उपयोग करने के साथ साथ, और कमिश्नर स्वयं ही सारे ही विषयों पर संज्ञान ले सकते हैं। ऐसे ऑर्डर्स जिसके लिए हमको समय लग जाता था प्रशासन के पास जाकर के, वो अब खुद जारी कर सकते हैं। इन सारे ही कहते हैं शक्तियों के साथ मैं सोचता हूँ कि कमिश्नर प्रणाली रायपुर में बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके दुर्ग में मैं अभी देख रहा था कुछ समय पहले कि दुर्ग में आपके एक बड़ा अच्छा संकेत हुआ, सोशल पुलिसिंग को लेकर काम हुआ, लोगों को बिठाकर और बातचीत करके लोग उनकी पारिवारिक समस्या को खत्म किया जा रहा है, परिवार परामर्श केंद्र कर वहाँ के जो एसपी उन्होंने शुरू किया, उसके बारे में। परिवार परामर्श केंद्र तो सब जगह है, वहाँ पर दुर्ग में एसपी ने इनको उसको और प्रमोट करके आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। और ये जो परिवार परामर्श केंद्र है, इन केंद्रों की आवश्यकता अब मैं सोचता हूँ और भी ज्यादा है। जाने किस कारण सोशल से, पुलिसिंग की मुझे लगता है कि जरूरत होनी चाहिए। जाने किस कारण से सोशल मीडिया के कारण या किस कारण से अधीरता लोगों में बढ़ गई, धैर्य थोड़ा लोगों में कम हुआ है मुझे लगता है, इसलिए सोशल पुलिसिंग की बहुत आवश्यकता है।
सोशल पुलिसिंग तो वो भी चीज है जो ये निर्धारित करती है कि पुलिस को देखकर किसी मैंने अच्छे व्यक्ति के मन में ताकत आनी चाहिए और बुरे व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न होना चाहिए। ये सोशल पुलिसिंग के माध्यम से बहुत अच्छे से होता है। विजय जी, हमने आपसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली से स्वयं हम जुड़ेंगे और इस वक्त आपने जो नंबर बनाए उन पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत